ओके। कौन सा एमसीक्यू पर थे कि ये हेमोराइड्स वाला था। अच्छा, तो फिर इसको मैं करेक्ट कर लूँ कि ब्लीडिंग होगी होगी। नहीं, दे नहीं, कैन बी ब्लीडिंग एंड दे कैन कांट बी विद ब्लीड, मतलब हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये हेमोरेज जो आर हमने बेसिकली प्रैक्टिस। swollen वेन्स होती हैं, दे आर swollen हम्म। veins, ठीक है। इफ दे आर ब्लीडिंग देन यू हैव टू वॉच दैट सिम्टम। ओके। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग, कि इंटरनल ब्लीडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको वो वॉच करना होता है वो सिम्टम इफ इट इज ब्लीडिंग। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ओके। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, डिसोरिएंटेशन एंड वीकनेस, कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो उसके ऑब्वियसली काफ़ी सारे सिम्टम्स आएंगे डिसोरिएंटेशन के, मतलब कि द पेशेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई दी, मतलब कि डायरेक्शन का नहीं उसको पता चलेगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इवन ट्रेमर्स होंगे, तो काफ़ी मतलब कि उसके इफेक्ट्स आते हैं। 375, बटरफ्लाई बटरफ्लाई फ्लश, SLE। ये मतलब कि जो होता है बटरफ्लाई फ्लश होता है, ये क्या होता है कि रैश होता है ऑन स्किन, नॉर्मली ऑन नोज और चीक्स, मतलब कि ये हो सकता है, और ये होता है किस लिए, ये वो SLE की वजह से, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटिस की वजह से। इसमें भी कुछ ऐड करना है, मुझे इतना इसका मिला था कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इस वजह से। ये चलो आगे चले, ठीक है। जेंथिन एंड यूरिक एसिड। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या नाम है, यूरिक एसिड है ना, जो इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, कि जब उसकी मेटाबॉलिज्म होगी ना, तो वो उसका डेरिवेटिव है, तो उसके एंड प्रोडक्ट जो होगी तो वो ये बनेगा। बीटा वन सिलेक्टिव ड्रग एटिनोलोल। बीटा वन सिलेक्टिव ड्रग है जी, एटिनोलोल है, सिंपल है, सीधा सीधा। असीटोजोलामाइड डोंट काज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। 378, कि ये जो है ना सीटोजोलामाइड, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। कि करता क्या है कि मतलब कि ये प्रोडक्शन ऑफ द इट इनहिबिट द, आई थिंक रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द आई। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी कम करता है, तो इसकी वजह से है। तो अल्कलाइजेशन नहीं करता, अल्कलोसिस नहीं करता, ये इसका साइड इफेक्ट है कि एसिडोसिस कर सकता है ये। ठीक है। बीटा वन हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, 379, EDTA किधर गया ये, EDTA इज टेकन IM इन लेड टॉक्सिसिटी, मतलब कि ये लेड की जो टॉक्सिसिटी है ना, तो उसका ये एंटीडोट है EDTA। मतलब इसको क्या कहते, क्या है, थाइलीन डाई इमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये मतलब कि इसका फुल फॉर्म है, तो इसको इसकी टॉक्सिसिटी में लिया जाता है। नॉट यूज्ड इन एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी में मतलब कि ये वो पहले भी ये मिसूरिया भी कर चुकी हैं। ठीक है, सीधा सीधा। अच्छा, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है विच इज फंक्शनल ग्रुप, के इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो वो बेंजाइल फंक्शनल ग्रुप है। स्ट्रक्चर गिवन 5 रिंग्स विद एस थायोफाइलिन। अच्छा, ये जो 382 है ना, इसमें मतलब कि एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि जिसके 5 मतलब कि रिंग 5 है। 6 होगा तो वो ऑब्वियसली सबको पता है कि वो बेंजीन होता है, तो अगर 5 है ना तो वो होगा ये थायोफीन। विच आर्टरी इज फाइव यूज विद वाइडली। एस, 5 रिंग के साथ जी एस भी है, तो थियोफीन है ये। 5 जी, रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें एस भी है। SP है, जी जी बिल्कुल। विच आर्टरी इज यूज वाइडली फॉर चेकिंग पल्स, रेडियल आर्टरी। अच्छा, ये रेडियल आर्टरी कौन सी होती है, कि ये होता नहीं कि जो हम रिस्ट पे पकड़ के चेक करते हैं, तो ये होती है, इससे मतलब कि इसकी पाल्पिटेशन को मतलब कि मॉनिटर करने के लिए नॉर्मली सबसे, क्योंकि ये सुपरफिशियल होती है तो इस वजह से इसको मतलब कि वाइडली इसी से चेक किया जाता है। 384, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबको ही पता है कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में करता है, एंजियोटेंसिन 2 है जो वो बहुत पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है, तो उसकी जब इनहिबिशन हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देंगे। हाइपरटेंशन ट्रीट रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हाइपरटेंशन को ट्रीट करना जरूरी है क्योंकि उसमें स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो उसको ट्रीट करेंगे तो स्ट्रोक नहीं होगा। अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल, ये जो हैं यू सॉरी मैं नंबर भूल गया हूँ, 386। ये जो अल्बेंडाजोल वगैरह ना, इनको कहते हैं एंटी एंथलमेटिक्स ड्रग्स। ठीक है, ये किस लिए होती हैं, ये पिन वर्म्स के लिए होते हैं, नॉर्मली बच्चों को देते हैं, तो ये वो बताया गया है। विच वन डू नॉट हैव एक्टिव मेटाबोलाइट। अच्छा, फेनिटोइन, फेनिटोइन का बताया हुआ है, और उसमें मजीद और भी लिखा हुआ है कि ड्रग्स जिनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं है, फेनिटोइन होगी, टेमाजीपिन होगी, जेंटामाइसिन होगी, ये है। तो इसकी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है ना थोड़ी सी, वो ये है कि ये मतलब कि एक्टिव फ्री ड्रग्स होती हैं। ठीक है, कि ये जो अब इसकी फेनिटोइन की एग्जांपल ले लेके, मतलब कि ये 3A4 का सबस्ट्रेट होता है, और लेकिन ये मेटाबोलाइज उसमें भी 2C9 में भी इसके सम पार्ट हो सकता है। तो ये फ्री ड्रग्स होती हैं जो इजीली मतलब कि वो बाइंड कर सकती हैं उसके प्रोटीन के साथ, वो
ये मतलब कि इसकी थोड़ी सी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, अगर ऐड करना मिस एक्सप्लेन कर सकती हैं तो कर दें। तो कुछ थ्री आपके पास प्रो ड्रग्स होती हैं ना जो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, जी, उनको हम प्रो ड्रग्स कहते हैं। प्रो ड्रग्स, उनके जी जो, जी। हाँ, जो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्लोपिडोग्रिल है, ठीक है, वो 2C19 से वो आई थिंक मेटाबोलाइज कोडीन भी होगी, है, कोडीन भी प्रो ड्रग ही है। कोडीन भी मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तो ठीक जिनके हो। जो प्रो ड्रग्स होती हैं और वो एक्टिव मेटाबोलाइट देते हैं, उनको हम कहते हैं प्रो ड्रग्स। और ये ऐसी ठीक ड्रग्स है, हैं जो जैसे फेनिट्राइन है ना, ये प्रो ड्रग नहीं है, इसका जो प्रो ड्रग है वो फॉस्फेनेटाइन है, ठीक हो गया। ठीक है। तो ओके ये एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनाती ओके, आफ्टर फेज 1। ठीक। अच्छा 388, 388 क्या है जी? विच वन इज नॉट एंटी एमेटिक? निबोलोल। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आई, ये निबोलोन तो एंटी एमेटिक है, या फिर इसके एंगेज कोई और ऑप्शंस दी होंगी शायद, यही हो सकता है, ऐसा ही है। ये है क्योंकि एंटी। हाँ वही ना, एंटी एमेटिक है ना, तो उन्होंने कहा विच वन इज नॉट एंटी एमेटिक, तो निबोलोल है, निबोलोन है, तो ये तो एंटी एमेटिक है, तो फिर इसके अगेंस्ट कोई और एग्जांपल दी, चॉइसेस दी होंगी जिसकी वजह से इसको मतलब बताया गया। चलें ठीक है। पेंसिलिन स्ट्रक्चर गिवन एंड आस्क्ड वेयर द बीटा लैक्टमेज इज डिस्ट्रक्टेड एट सी एंड एन बॉन्ड इन लैक्टाम रिंग। अच्छा ये स्टेटमेंट दी हुई है कि ये जो बीटा लैक्टाम रिंग है, ये कहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन होगी, तो वो सी एंड एन बॉन्ड पे होगी, जो रिंग में है ना, सी और एन बॉन्ड पे होगी। 390, पेंसिलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। अच्छा पेंसिलिन जो होगी वो ऑब्वियसली बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है ना, उसकी इनहिबिशन कर देंगी और इजीली मतलब कि पेनिट्रेट कर जाएंगी अंदर, और वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट शो करेंगे और बैक्टीरिया को किल कर देंगी। अच्छा एंटीकोलिनर्जिक डिक्रीज स्वेटिंग, बिल्कुल एंटीकोलिनर्जिक मतलब कि जो कोलिनर्जिक इफेक्ट है वो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा कॉज करेंगे, तो एंटीकोलिनर्जिक वो स्वेट को डिक्रीज कर देंगे। 392 मेटफॉर्मिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा ये जो है ना, इसमें क्या करेगा मेटफॉर्मिन, ये इसकी ना एक्चुअली रिड्यूस करेगा हेपेटिक ग्लूकोज की प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर देगा, और इसकी जो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन है ना उसको ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से मतलब कि हमारा डायबिटीज़ का लेवल नीचे आ जाएगा। 393, जिंको बाइलोबा यूज्ड नॉट इन एब्डोमिनल स्पास में यूज नहीं होता जिंको बाइलोबा, हमने पहले भी पढ़ा कि कहाँ यूज होगा, मेमोरी में होगा, हार्ट हेल्थ में हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा स्पास में। 394, व्हाट इज अनयूजुअल फॉर एस इनहिबिटर्स? इंक्रीज क्रिएटिनिन हाइपरकैलीमिया, इंक्रीज ये मतलब कि लिखा हुआ है। अच्छा ये जो है ना एस इनहिबिटर्स हैं, ये इंटरेक्ट कर सकते हैं कुछ अदर ड्रग्स के साथ, जो मतलब कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ाती है ना, लाइक डायूरेटिक्स वगैरह, तो उनके साथ मतलब कि ये कर सकते हैं अट्रैक्ट, लाइक सॉरी ट्राइमेथोप्रिम और साइक्लोस्पोरिन्स के साथ, और ये मतलब कि हाइपरक्लीमिया के चांसेस बहुत बढ़ा देता है, तो लिहाजा हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना चाहिए, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को क्लियरली केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है, तो ये इसका मतलब कि एक अनयूजुअल सा इफेक्ट है, ये देता है इस तरह का। 390 कहाँ पे आ गए? फाइव, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ मेथनॉल फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी सिंपल है। मुझे ये बताएंगे ये कौन सी ड्रग्स है, ट्राइमेथाइलिन और ट्राइमेथोप्रिम और साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। ये डिक्रीज ट्राइमेथोप्रिम, करते हैं जी क्रिएटिनिन को डिक्रीज करती हैं। इसको डिक्रीज हेलो, करती हैं। जी जी। क्रिएटिनिन को और मैं हाइपरकैलेमिया को। जी मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने स्टेटमेंट मैंने ए से कंसल्ट किया था, मैं बताता हूँ। जो एसी इनहिबिटर्स है ना, एसी इनहिबिटर्स कैन इंटरेक्ट विद ड्रग्स विच कैन इंक्रीज पोटाशियम कंसंट्रेशन, लाइक कौन सी करती हैं? ट्राइमेथोप्रिम और साइक्लोस्पोरिन्स, ठीक है। और ये जब हो लेते हैं इनके साथ, तो वो इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरकलेमिया कर देते हैं, तो लिहाजा इनके एसी इनहिबिटर के साथ इनको अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि इंटरेक्शन है ये, इसका मतलब कि बहुत कम है, लेकिन अनयूजुअल सा इफेक्ट है, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन फिर भी एएमएच ने इसको किया हुआ है कि होता है, उसने किया तो हमें मानना पड़ेगा। अच्छा नंबर कौन सा था? टॉक्सिसिटी 395, टॉक्सिसिटी ऑफ मेथनॉल। क्रिएटिनिन अच्छा इंक्रीज कर रहा मेथनॉल है या की डिक्रीज कर रहा है, ये नहीं बताया, दोनों कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, क्रिएटिनिन इंक्रीज कर रहा है, नहीं, दोनों इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर हाइपर रहा है हाइपर कर रहा है ना इन, हाँ जी क्रिएटिनिन। ठीक है। मेथनॉल जो
फॉर्म ऑफ अल्कोहल है, इसकी मतलब कि टॉक्सिसिटी को वो फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड से मतलब कम किया, उसका एंटीडोट है। 396 एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन ऑन गायनिपिक सिमिलर एज एसिटिलकोलिनेस्टर। आज ये किसी ने ग्रुप में भी किया हुआ था, तो इसका एज इट इज़ ऐसे ही करके उसके जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है ना, वो एज एंटीकोलिनर्जिक एस्टरेजिस के मतलब कि गायनिपिग में सेम ही होंगे इफेक्ट। ये इसकी मजीद 395 डिटेल मुझे नहीं पता, बता दें अगर किसी को पता है। 395 395 अच्छा। ये जो मेथानॉल है ना, मेथानॉल, इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है ना, तो इसका जो एंटीडोट है ना, वो है फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। और 396 मैंने बता दिया कि नहीं, वो गायनिपिग में मेथनॉल मतलब कि जो मेथनॉल जो है जी वो कन्वर्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड में और फिर फॉर्मिक एसिड में। इसकी टॉक्सिसिटी का एंटीडोट नहीं है। फॉर्मिपिजोल इसका एंटीडोट। अच्छा, मतलब कि एवरी टाइप ऑफ मतलब कि जो भी मेथानॉल हो गया, अल्कोहल जो जो भी होगी, उसका फॉर्मिपाजोल ही होगा एथनॉल, एंटीडोट। ये फॉर्मिपिजोल सिंपल उसकी मेथनॉल का है। कन्वर्जन बताई है। ये ये हाँ जी, कन्वर्जन है उसकी। मेथनॉल जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड व्हिच इज ओके टॉक्सिक। ओके फाइन, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। आगे है कि 396 मिस कर दें ये, क्योंकि मुझे एज इट इज इसका बस इतना ही पता सेम था ही कि है उसका इसका, वो गिनी पिग बेसिकली सेम ही वो है है ना, ना। स्टिमुलेटर ही होता है जो हम। हाँ जी हाँ सेम है ठीक है, इसका, चलें, ओके एक जैसे ओके ओके। थ्री एक्सपेरिमेंटल नाइन्टी सेवन इंक्रीज एनिमल इन, है ना वो। ठीक हो गया। 397 इंक्रीज इन डोपामिन एंड डिक्रीज इन एसिटिलकोलिन ये हंटिंगटन डिजीज। 396 एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। एज इट इज ही है मिस, वो बता तो रही है ना कि जैसे लिखा हुआ है वो उन्होंने बताया तो है। अच्छा, अच्छा, 397 इंक्रीज इन डोपामिन एंड डिक्रीज इन एसिटिलकोलिन हंटिंगटन डिजीज। अच्छा, ये बेसिकली होती क्या है, ये मतलब कि इनहेरिटेड मतलब कि होती है, causing the breakdown of degeneration of nerve cells in the brain, so it has a wide impact on functional ability of a person। मतलब कि इसके काफ़ी वाइडली इफेक्ट्स आते हैं। तो ये होती क्यों है कि ये एक जीन जो होती है ना, प्रोटीन होती है, प्रोटीन की जीन में ना एक म्यूटेशन हो जाती है, जिसको हम हंटिंगटन जीन्स कहते हैं ना, प्रोटीन कहते हैं, उसमें एक छोटी सी म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आता है, और ये मतलब कि वाइडली इसके इफेक्ट्स आते हैं। इसको अगर मिस ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं तो करते हैं, मुझे इसका इतना ही पता है। अच्छा, आगे है जी, कहाँ पे गया, 398 सॉफ्ट नोड्यूल्स इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अच्छा, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये नोड्यूल्स बन जाते हैं, मतलब कि ये स्किन के अंदर होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन सकते हैं। तो मतलब कि नॉर्मली होता है कि नोड्यूल्स जो होते हैं ना, जो नॉर्मल बॉडी में होते हैं ना, कि वो कैंसर सेल्स भी मतलब कि ओवर ग्रोथ की वजह से हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है, ये नॉर्मल ही नोड्यूल होते हैं। इट मे बी पेनफुल, इट मे नॉट बी पेनफुल। 400 हेलोपेरिडोल, ये इसका डेरिवेटिव है, फ्लोरोब्यूटाइरिफिनॉल का ये डेरिवेटिव है, तो ये सिंपली उसका बताया हुआ है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। 399 में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड तो रूमेटाइटिस आर्थराइटिस में होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता। ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लो। ये तो मैं बोला भी नहीं है। एक मिनट, इन्फ्लेमेशन ऑफ, जी क्या बता रही हैं, एक मिनट, ये तो मैं मिस भी कर गया हूँ। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, हाँ इसमें नहीं है, ये पहले भी हमने पढ़ा, वो इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है। ठीक है, ये मैंने मार्क किया हुआ है पहले भी। सही। ओके, दैट्स इट। अच्छा 401 से आई थिंक मेरे हैं। मिस सूर्या को पता है, शायद उन्होंने किए थे। जी आपकी ही है, आप स्टार्ट करें। अच्छा जी, लेस सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन, तो सिट्राजिन इज लेस सेडेटिंग, हमें पता ही है सिट्राजिन जो है सेकंड जनरेशन है, लेस सेडेटिंग है। टी टोस्ट जो है ना, ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करती है। अगर आप टी और टोस्ट लोग ज्यादा देर तक इकट्ठे लें तो टी जो होती है वो बेसिकली आयरन की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कर देती है, तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, जी एक्यूट सर। एस्थमा के लिए हम टर्बिटोलिन और सॉल्बिटामोल लेते हैं, साबा जिनको कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। हीमोलाइटिक एनीमिया जो ड्रग कर रही होती है उसमें मिथाइल डोपा है, ये पॉजिटिव फॉर्म्स। उसके बाद है जी सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो यही जब सारे ये प्लस कॉम्स टेस्ट है लिखे हुए, पॉजिटिव फॉर्म्स टेस्ट। क्या ये?
हीमोलाइटिक एनीमिया जो होता है ना, ये कोम्स टेस्ट से डिटेक्ट होता है आई थिंक। मुझे, मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ दोबारा से। कुछ और G6PD डेफिशिएंसी जो होती है ना, उसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है बेसिकली। सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स व्हेन रिसेप्टर्स आर फिल्ड विद प्रोटीन्स, तो ये हमें पता है, ये सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट कि जब सारे एंजाइम्स जो हैं वो फिल्ड हो जाते हैं प्रोटीन्स के साथ, तो हम उसको कहते हैं सैचुरेशन हो जाती है। ड्रग्स फॉर सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, तो इसके लिए हम सेफेलेक्सिन यूज करते हैं। और सेफेलेक्सिन की एक्टिविटी जो है ना, अगर अल्कलाइन मीडिया होगा ना, यूरिन अल्कलाइन होगा, तो उसमें उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। आई प्रेपरेशन के लिए प्रिजर्वेटिव जो है वो चाहिए होते हैं, क्योंकि स्टीराइड आई प्रेपरेशन होती है ना आई की। बेंजोइक क्लोराइड हम यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव। लैक्टिक एसिड जो है ना, pH 4 का बफर बनाता है, क्योंकि उसकी अपनी पीके वैल्यू अराउंड 4 होती है। फॉस्फेट बफर यूज करते हैं हम एसिड प्रिपरेशन के लिए। बोरिक एसिड का बफर हम यूज करते हैं इसके लिए। अच्छा, उसके हेलो। बाद ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन हमारे पास वीकली एसिडिक होते हैं। स्ट्रेट है, इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रही, डिटेल्स नहीं है इसमें कुछ। ये वीकली एसिडिक सॉल्यूशन होता है, होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी? अब आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, कहाँ तक सुना है आप लोगों ने? ऑप्थेल्मिक स्लाइडिक एसिड होती है एक्यूट रीनल 4 फेलियर वाला? 11 तक। जी, एक्यूट रीनल फेलियर जो है उसका साइड इफेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही है। हाइपर कैलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि यूरिनरी एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती ना प्रॉपर बाइकार्ब एसिड्स की, और ज्यादा बाइकार्बोनेट्स लॉस हो जाते हैं, इस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। कन्वर्जन्स बेसिकली लो कैल्शियम की वजह से कन्वर्जन्स हो सकती हैं। एक्शन पोटेंशियल में आपको कैल्शियम की जरूरत होती है ना, तो कन्वर्जन जो होती हैं वो लॉस लो कैल्शियम की वजह से हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ओकेजनली डिस्फंक्शन ऑफ पीनस इसको कहते हैं। सेल इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर वाटर लेंगे ना, डिस्टिल्ड वाटर होगा तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, सेल जो स्वेल कर जाते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। आइसोटोनिक आपको पता है, नॉर्मल से 9.9% हम उसको आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है, तो आप जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसमें अगर सेल रखते हैं तो उसको कोई चेंज नहीं आता। अगर हाइपोटोनिक में रखते हैं तो सेल स्वेल कर जाते हैं, अगर हाइपरटोनिक में रखते हैं तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाते हैं। यही लिखा हुआ है, सेल्स इन सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल श्रिंक। सेल हेलोपेरिडोल जो है वो मोर पोटेंट है देन क्लोरप्रोमाजीन। वैसे हम साइड ड्रग्स को क्लोरप्रोमाजीन के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, लेकिन हेलोपेरिडोल जो है ना ज्यादा पोटेंट है क्लोरप्रोमाजीन से। ये सेम वही आ गया, एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन और गिनी पिग तो सिमिलर है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज से। इंक्रीज इन डोपा एंड डिक्रीज इन एसिटाइलकोलिन, कोरिया भी इसको कहते हैं और हिंटन डिजीज भी कहते हैं। इट इज ऑपोजिट ऑफ पार्किंसनिज्म डिजीज। उसमें डोपामिन कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाता है। इस पार्ट ऑफ द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम, तो इनर ईयर ईयर जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी के लिए वो कह रहा है नॉट ट्रू। एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट है पैरासिटामोल का, और ये इफेक्टिव होता है अगर आप फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर ले लें, तो वो पूछ रहा है नॉट ट्रू। उस आगे लिखा है एसिटाइलकोलिन नॉट इफेक्टिव इन फर्स्ट 8 आवर्स, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, इट इज इफेक्टिव इन फर्स्ट 8 आवर्स। तो वो जब आपसे नॉट ट्रू पूछेगा तो फिर आपने देखना है कि क्या लिखना है। इसकी क्लियर होगी ना ये वाली बात, एसिटाइलसिस्टीन वाली। जी जी। जी हो गई है। लीस्ट और नॉट का वर्ड जो है ना, जहां आएगा ना, इसका मतलब अपने ऑपोजिट सेलेक्ट करना है, इसमें से थोड़ा सा गौर करना है लीस्ट और नॉट वाली स्टेटमेंट्स पे। उसके बाद है विजाइनल थ्रश, नॉट एडवाइज टू पेशेंट, सेक्सुअल पार्टनर मस्ट टेक एंटी फंगल। तो विजाइनल थ्रश की जरूरत नहीं होती, ये एसटीडी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इसलिए पार्टनर को एंटी फंगल लेने की जरूरत नहीं होती।
Could you please say the number of MCQ as you go on? 421. 422. Heart physiology question 422. What is wrong? Valves open during filling of atria. Valves are not open, valves are closed during filling of atria. So this is wrong. And he is asking about the wrong statement. Valves are closed during filling of atria. ये क्यों क्या लिखा हुआ है? Question पूछा हुआ है, physiology question. अच्छा 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 423 drugs for cystitis. या इसको प्लीज उधर ले जाएं. सॉरी आज मेरा बेटा थोड़ा साथ मुझे तंग कर रहा है, आप लोगों को थोड़ी सी बेयर करना पड़ेगा. नो श्योर ड्रग्स फॉर सिस्टाइटिस तो भी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा, सेफेलेक्सिन, और इसकी एक्टिविटी जो कर देती है अल्कलाइन मीडिया में. ठीक है, तो सिस्टाइटिस के लिए, यूटीआई के लिए याद रखें कि हमारा एक तो हम ड्रग्स तो ले ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में अगर जितना एसिडिक होगा ना आपका यूरिन, उतना उसका बेनिफिट रहता है. जैसे नाइट्रोफिरेंटाइन के लिए भी हम एसिडिक यूरिन रखते हैं साथ. फिर हिपोरेट के लिए भी हम एसिडिक यूरिन रखते हैं, स्कॉर्बिक एसिड यूज करते हैं. मीथेनामाइन हिपोरेट है ना, उसके साथ भी यूटीआई के लिए हम यूज करते हैं. तो स्कॉर्बिक एसिड जो है उसको एडजुवेंट यूज करते हैं टू मेक द यूरिन एसिडिक. ठीक है, तो एसिडिक यूरिन इटसेल्फ जो है वो एज एंटी बैक्टीरियल एक्ट कर रहा होता है. और जो ड्रग्स हम यूज कर रहे होते हैं उनकी एक्टिविटी भी जो एसिडिक यूरिन है उसके अंदर या एसिडिक मीडिया के अंदर ज्यादा होती है. इस तरह से स्टाइटिस के लिए सेफेलेक्सिन की एक्टिविटी जो है वो एसिडिक मीडिया में ज्यादा होगी, अल्कलाइन मीडिया में कम हो जाएगी. यूटीआई इन विमेन तो उसके लिए भी सेफेलेक्सिन यूज की जा सकती है. आई प्रिपरेशन के लिए थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि प्रिजर्वेटिव जो है वो चाहिए होते हैं. बेंजोइल क्लोराइड हम यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव. केस स्टडी उसने पूछी थी विच वन इज SSRI. तो बाकी जो है वेनलाफेक्सिन इज SNRI और एमिट्रिप्टाइलिन TC है. बीच में SSRI जो है सर्ट्रालिन बच रही है. एनर्जी इज रिलीज व्हेन क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन जब भी होगी तो एनर्जी रिलीज होती है. जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो एनर्जी आपको देनी पड़ती है, लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है. BMI की डेफिनेशन पूछ रहा है. BMI इज वेट पर हाइट स्क्वायर, यानी kg पर मीटर स्क्वायर इज BMI. रिलॉक्सिफेन जो है एस्ट्रोजन का एनालॉग है. ठीक है, ये दो तरह से एक्ट करता है. एक तो ये एगोनिस्ट है बोन मैस और लिपिड के ऊपर, और एंटेगोनिस्ट है ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम के ऊपर. इसीलिए ये CA ब्रेस्ट में यूज होता है रिलॉक्सिफेन. लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये बोन एक करता है, क्योंकि ये बोन मैस को जो है कम करता है, तो उसकी वजह से बोन एक हो सकती है. टमॉक्सिफेन अगेन एस्ट्रोजन का वो है, सिंथेटिक डेरिवेटिव है, और ये हॉट फ्लशेस करता है. एस्ट्रोजन जहाँ पे भी आएगी उसके साथ हॉट फ्लशेस जो हैं एसोसिएटेड होते हैं. रिलॉक्सिफेन भी हॉट फ्लशेस करता है. कैटरैक्ट भी करवाती है और रेटिनोपैथी भी करवाती है. जी, साइटोटॉक्सिन. टमॉक्सिफेन जो है ये ब्रेस्ट का एंटेगोनिस्ट है, लेकिन एंडोमेट्रियम का एगोनिस्ट है. इसके आगे बेशक आप लिख लें. रिलॉक्सिफेन दोनों का एंटेगोनिस्ट है, ब्रेस्ट पे भी और एंडोमेट्रियम पे भी. टमॉक्सिफेन का जो साइड इफेक्ट है ना वो एंडोमेट्रियल कैंसर आता है, क्योंकि ये एज एगोनिस्ट एक्ट करता है वहां पे भी. मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में चलती हूँ. अगर आप लोग कुछ नहीं समझ आती तो आप रोक सकते हैं. विच क्रीम यूज फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस. तो क्लिंडामाइसिन हम यूज करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम हम सबको पता है कि इनहिबिट करता है फोलेट सिंथेसिस को. डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देता. ड्रग्स फॉर यूटीआई डिक्रीज बाय यूरिनरी अल्कलाइजेशन. तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूटीआई में जो हम ड्रग्स देते हैं हम उनको हमारा ऑब्जेक्टिव दूसरा क्या होता है कि यूरिन को आपने एसिडिक रखना है. और अगर आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जैसे नाइट्रोफिरेंटाइन और यूरिन जो है अल्कलाइज हो जाएगा तो उसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी. ये इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई ना यूटीआई के साथ एसिडिक यूरिन वाली. जी जी, आगे समझ. रिपीट कर दो. अच्छा जी, मैं कह सॉरी रहा था आवाज नहीं आई. रिपीट कर दो प्लीज. रिपीट इस तरह से देखिए, यूटीआई जो होता है ना उसमें एक तो आप जो ड्रग्स ले रहे होते हैं यूटीआई के लिए उनका अपना नेचर ये है कि वो एसिडिक मीडिया के अंदर बेस्ट परफॉर्म करती हैं. ये बात आपने याद रखनी है.
तो जब जब भी एसिडिक मीडिया नहीं होगा, आपका अल्कनाइन हो जाएगा यूरिन, तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, वेदर इट इज नाइट्रोफुरेंटाइन, वेदर इट इज हिप्पुरेट, वो जो आपका मीथेनामीन हिप्पुरेट है, वेदर इट इज सेफेलेक्सिन, कोई भी आप ले रहे हैं यूटीआई के लिए ड्रग, तो अगर यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंटीबायोटिक के साथ आप यूरिन को एसिडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। Okay. मिस ये अगर जो नाइट्रोफुरेंटाइन है नाइट्रोफुरेंटाइन ये जो है वो एसिडिक अल्कलाइन करेगा यूरिन कराएगा, को या बेसिक करेगा? उसके अल्कलाइन करेगा। अपना अल्कलाइन के अंदर अगर यूरिन अल्कलाइन होगा तो उसकी एक्टिविटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। वो एज सच पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं उसका अपना डाल रहा है इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो पीएच जो है वो उसकी अगर एक्टिविटी को पहले होगा। विच रूट अवॉइड लंग, तो इंट्रा आर्टीरियल रूट जो इस है तरह वो से बोल लंग रही नहीं से समझ में आया। को ड्रग बाईपास फॉर करता है। यूटीआई, जो ड्रग हम यूटीआई के लिए दे रहे हैं वो नाइट्रोफुरेंटोइन है और यूरिनरी अल्कलाइजेशन की वजह से उसका इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, ये बोल रहे हैं। जी जी जी, ओके। मैंने आपको कहा यूटीआई में आप याद रखें कि यूटीआई के साथ ना यूरिन का एसिडिक होना जरूरी है अगर आप यूटीआई को ट्रीट करना चाहते हैं। तो जो भी ड्रग ट्रीट करने के लिए आप यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोफुरेंटाइन आप यूज करते हैं या आप हिप्पुरेट यूज करते हैं, जिसको हम मिथामीन हिप्पुरेट कहते हैं, अगर आप वो यूज करते हैं और यूरिन अल्कलाइन है, तो दोनों की एक्टिविटी कम हो जाएगी। यू हैव टू मेक द यूरिन एसिडिक, और उसके लिए आप क्या करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड की हेल्प लेते हैं, विटामिन सी देते हैं साथ में। क्रैनबेरी भी लेते हैं, उससे भी होता है। मिस इसमें आई थिंक नेटिडिक्सिक एसिड भी शायद प्रिस्क्राइब किया जाता है। जी वो भी होता है। हाँ क्रैनबेरी से भी होता है ना एसिडिक यूरिन। जी क्रैनबेरी से भी एसिडिक होता है। एसाइक्लोविर डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन सेल्स, क्योंकि ह्यूमन सेल्स के अंदर वायरल थायमिडीन काइनेज नहीं होता, और एसाइक्लोविर जो एक्टिव होता है वो वायरल थायमिडीन काइनेज की तरह से होता है, दिस इज एन एंजाइम, और ये सिर्फ वायरसेस के अंदर ही होता है, इसीलिए एसाइक्लोविर जो ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करती, सिर्फ वायरसेस को इफेक्ट करती है। विच इज नॉट गिवन बाय आईवी, विच इज ओनली गिवन बाय आईवी, तो ये सेफेलोथेन है, इसको हम ओनली आईवी देते हैं। सेफ्ट्राइक्सोन और सेफीपाइन जो है ये आईवी आईएम दोनों लग जाते हैं। वीडी इंक्रीज मीन इंक्रीज इन अकोमोडेशन इन टिश्यू। अच्छा वीडी का कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो ठीक है, वरना मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बता दो। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ होता है कि ड्रग आप, डिस्ट्रीब्यूशन है शायद ये ना। जी वॉल्यूम ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन, यस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि ड्रग आपकी कितनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, अगर आप बॉडी को दो कंपार्टमेंट के समझे ना कि बॉडी दो कंपार्टमेंट्स हैं, वन कंपार्टमेंट इज ब्लड और बाकी आपके बॉडी के जितने टिश्यूज हैं वो सेकंड कंपार्टमेंट है आपके पास। ठीक है, तो ब्लड के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह होती है, जिसके साथ जाके आपकी ड्रग बाइंड करती है। जो ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं हम उनको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, प्लाज्मा इज रिलेटेड टू ब्लड, और जो टिश्यूज के अंदर प्रोटीन्स होती हैं हम उनको टिश्यू प्रोटीन्स कहते हैं। इफ द ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, then VD is a combination of both. मैं थोड़ा सा आप पहले समझ लें मेरी बात को, फिर आपका सवाल लेती हूँ। ठीक है, इफ द ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन देन वीडी इज स्मॉल। क्वेश्चन यही आता है वीडी इन लार्ज कब होगा, वीडी इंक्रीज का क्या मतलब है, वीडी डिक्रीज का क्या मतलब है। वीडी डिक्रीज कब होता है, इफ द ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि आपकी सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर ड्रग है, आपके ब्लड के अंदर ड्रग है, दैट मीन्स के वीडी इज डिक्रीज। और अगर आपकी ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट के अलावा आपके टिश्यूज में भी जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गई है, आपके टिश्यूज के साथ जाके बाइंड कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वीडी इज इंक्रीज्ड। इस बात की समझ लगी। इफ द ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स दिस मींस वीडी इज डिक्रीज। जी जी इफ मिस द ड्रग आ इज गया बाउंड है टू टिश्यू प्रोटीन्स कॉन्सेप्ट। दैट मींस, जी जी कॉन्सेप्ट समझ। अच्छा ना, ठीक है कर लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन बताएं जो आप पूछ रहे थे, किसी ने क्वेश्चन किया था। जो आप VD बोल रहे थे कि दो कंपार्टमेंट है, तो VD दोनों का कॉम्बिनेशन है, टोटल ऑफ बोथ। और जी, और ये हर ड्रग का फिक्स होता है, वीडी इज फिक्स फॉर एवरी ड्रग। हमें पता होता है कि ये ड्रग हमारी प्लाज्मा के साथ बाइंड करेगी या टिश्यू प्रोटीन्स के साथ भी जाके बाइंड करेगी। अच्छा सिंपल ये है कि वीडी इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितनी ज्यादा टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना वीडी हाई है।
अगर जी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो एग्जैक्टली प्लाज्मा में है तो हाई नहीं है, तो ये लेकिन ये टिश्यू प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स का और टिश्यू प्रोटीन्स का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी होती हैं और टिश्यू प्रोटीन्स कौन सी होती हैं। तो आपने उससे, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग से आपने कंफ्यूज नहीं होना ना। हाँ ठीक है, समझ आ गया। टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो सनस्क्रीन के तौर पे यूज होती है। नेफिडिपिन जो है वो हम गर्ड में यूज नहीं करते, क्योंकि ये खुद भी इसका ये जो है ना रिफ्लक्स को बढ़ा देती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स को ये बढ़ा देती है। नेफिडिपिन खुद जो है वो सीसीबी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है उनको भी एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऐसी जो ड्रग्स जैसे सुक्रोल्फेट वगैरह या एंटासिड्स वगैरह अगर आप लेते हैं इनके साथ, जो आपकी अल्कलाइन कर देती हैं आपकी स्टमक को, तो फिर इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर हो जाती है फ्लोरोक्विनोलोन्स की। फ्लोरोक्विनोलोन्स की एग्जांपल्स आपको पता ही है, लिवो, सिप्रो, मोक्सिफ्लोक्सासिन सारी। फिनोबार्बिटोल की मेटाबॉलिज्म जो है ये ग्लूकुरोनिडेशन से होती है। ये करेक्ट है, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। पहले ये फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन से होती है, सेकंड ये ग्लूकुरोनिडेशन से होती है। अगर खाली ग्लूकुरोनिडेशन लिखा होगा तो ठीक है, वेरी गुड। अगर हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लूकुरोनिडेशन दोनों लिखे हुए हैं तो फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन एंड देन ग्लूकुरोनिडेशन वाली ऑप्शन ठीक होगी। अगर हाइड्रोक्सिलेशन देन ग्लूकुरोनिडेशन वाली ऑप्शन नहीं है तो फिर ग्लूकुरोनिडेशन वाली ऑप्शन भी ठीक है। क्योंकि ये फेज 1 फेज 2 दोनों से मेटाबोलाइज होती है। फेज 1 फेज 2 का पता है ना आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस इज फेज 1, और कॉन्जुगेशन के जो प्रोसेस होते हैं ग्लूकुरोनिडेशन या सल्फेशन जो है ये फेज 2 रिएक्शन होते हैं। और मेटाबॉलिज्म से ये भी हमें पता है कि ड्रग्स आर मेटाबोलाइज टू मेक देम मोर पोलर, ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए इजीली। काइंडली आप फेज 1 फेज 2 को दोबारा रिपीट कर देंगे? फेज 1 इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। Phase 2 is glucuronidation. Addition of any group, whether it is a sulfate और glucorate, जो भी है, glucuronidation या sulfation जो है वो phase 2 में आती है। Conjugation process जितना भी होता है ना वो phase 2 में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बोले और मेटाबॉलिज्म, हम ड्रग्स को मेटाबोलाइज इसीलिए कर रहे होते हैं कि ये पोलर हो जाएं, पोलर होंगी तो एक्सक्रीट हो जाएंगी इजीली, वाटर सॉल्युबल बनाना होता है हमें इनको। देन 441 आ गया, ड्रग चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस मीडिया इज पेनिसिलिन। अमोक्सिसिलिन जो है अगर नॉन एलर्जिक पेशेंट होगा तो अमोक्सिसिलिन लेते हैं हम, अगर पेशेंट एलर्जिक है तो फिर क्लिथ्रोमाइसिन। ओटाइटिस मीडिया जहां भी आएगी वहां पे अमोक्सिसिलिन उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अगर पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन के लिए तो फिर क्लिथ्रोमाइसिन आप ऑप्ट करेंगे। 442 which is MAO inhibitor, तो ट्रिनाइलसेप्रोमीन is the MAO inhibitor, makes the inhibitor है, ये हमें पता है। Phenylcypromine structure is trans, means the groups are located up and down in the plane. Basically this is the cyclopropane, phenyl cyclopropane amine होती है ना ये। अगर आप देखें ना तो फिनाइल ग्रुप के ऊपर ना एक प्रोपेन जैसे एक ट्रायंगल होती है ना छोटी सी, ये लगी होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं भी ग्रुप में भेज दूंगी आप लोगों को फिनाइल साइक्लोप्रोपेन का, तो ये ट्रांस आइसोमर होता है, अप एंड डाउन इन द प्लेन होते हैं इसके जो ग्रुप लगे होते हैं। मैं जब पिक्चर भेजूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये वाला। वोलेटाइल ऑयल्स कंटेन टर्पीन्स, तो ये हमें पता है कि वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर टर्पीन्स होती हैं। आई ड्रॉप्स दैट कॉज ब्रोएक एंड मायोसिस इज पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन का साइड इफेक्ट है कि ये ब्रोएक करती है, और पाइलोकार्पिन हम ग्लाइकोमा में यूज करते हैं। पाइलोकार्पिन मीन्स मायोसिस, पैरासिम्पथेटिक ड्रग है ना, तो मायोसिस करेगी। एट्रोपिन मीडियासिस करती है। एट्रोपिन को याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप एट्रोपा बेलाडोना से इसको याद रखें। हम सब ने पढ़ा हुआ फार्म डी में कि एट्रोपा बेलाडोना जो प्रीवियसली यूज होती थी कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए, टू डायलेट द प्यूपिल, टू लुक मोर ब्यूटीफुल, लेडीज इसको यूज करती थी। तो एट्रोपा बेलाडोना से इसको याद रखेंगे ना तो कभी भी नहीं भूलेगी कि ये मीडियासिस करती है। Which drug is not a vasodilator used in angina? So verapamil, nifedipine and nitroglycerin all are vasodilators except metoprolol, which is a beta blocker.
447 compounds which have opposite action acting on different receptors are called physiological antagonist. तो ये एंटेगोनिस्ट की टाइप्स होती हैं जिसमें ऐसे एक जो है वो फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट भी है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक रिसेप्टर के ऊपर नहीं बाइंड कर रही। अभी तक हमने जो रिसेप्टर का वो एंटेगोनिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट का ही पढ़ा था कि रिसेप्टर के ऊपर जाके अगर ड्रग बाइंड करेगी और वो वैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जैसा एंडोजिनस कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एगोनिस्ट। मैं इसको थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा। आई एम अज्यूमिंग दैट अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा और भी डिटेल से बता सकती हूँ। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का थोड़ा ब्रीफ कर दो। एगोनिस्ट जो होते हैं ना वो होते हैं जो एंड्रोजीनियस कंपाउंड जैसा effect जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। व्हेन दे बाइंड टू द रिसेप्टर दे प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द बॉडी प्रोड्यूसेस। दीज आर कॉल्ड एगोनिस्ट, जिसकी एग्जांपल हम वो पाइलोकार्पिन पढ़कर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले। एंटेगोनिस्ट वो होते हैं जो उसी रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करते हैं और ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। either they inhibit the effect of the endogenous compound or they show their own effect। तो वो ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम एंटेगोनिस्ट कहते हैं। अब एंटेगोनिस्ट की टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट होता है वो सेम रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड नहीं करता, वो डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है, लेकिन इफेक्ट जो है वो ऑपोजिट प्रोड्यूस करता है। यानी कि ऑपोजिट टू द एगोनिस्ट वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल बी बाइंडिंग टू अनदर रिसेप्टर। क्लियर हो गया इस वाली बात की भी। रिसेप्टर्स डिफरेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो इनको हम फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट कहते हैं। मिस कोई कार्बिडोल इज, एग्जांपल बता। मैं आपको ना ये रिसेप्टर्स वाली टाइप्स करवा दूंगी, उसमें सिंपल है, एग्जांपल्स के जैसे साथ करवा कोलिनर्जिक दूंगी। एगोनिस्ट नहीं, ये एंटागोनिस्ट आपने पढ़े फिजियोलॉजिकल होंगे। वाला ना, वो फिजियोलॉजिक पढ़े आप हैं, ये कंफ्यूज नहीं हुए। फिजियोलॉजिकल वर्ड है ना। देखिए मैं ये आपको बताती हूँ, फिजियोलॉजिकल हम पढ़ते हैं ना वर्ड कोलिनर्जिक थोड़ा एगोनिस्ट, अंतर। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। क्या फर्क है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो है जो सेम एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट दे रहे होते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो उसके ऑपोजिट इफेक्ट देते हैं। फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट जनरलाइज कर दिया सबको, सब न्यूरोट्रांसमीटर का जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट देते हैं ना हर सिस्टम में, वो फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट है बस। के हमारी जो फिजियोलॉजी है ना बॉडी की, उसका जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट, यानी अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है, उसकी अगर बीटिंग को कम कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, तो वो फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट है इन जनरल। एक जैसे मैंगो एक इज अ फ्रूट, बट फ्रूट इज नॉट अ मैंगो, इस तरह समझ लें आप। हर फ्रूट को हम फ्रूट कह सकते हैं, मगर हम सारे फ्रूट को मैंगो नहीं कह सकते, बस वो वाली चीज़ है कि अगर हम जो है तो ना जो सारी बॉडी को, फिजियोलॉजिकल है वो फ्रूट है। फिजियोलॉजिक इज द वर्ड फ्रूट एंड कोलिनर्जिक इज द वर्ड मैंगो, ये इस तरह से आप समझे। समझ आई बात को? फिजियोलॉजिक मतलब हमारी फिजियोलॉजी बॉडी की, और बॉडी फिजियोलॉजी जो है ना हमारी, उसकी बात हो रही है सिर्फ। फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट जनरलाइज टर्म है, सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, ये जनरल एमसीक्यू है। समझ आया? हाँ, नेक्स्ट। ये समझ आ गया कि जी जी बोले। इसके जैसे ये फिजियोलॉजिकल वर्ड आया है, इसके साथ वाले कोई और भी वर्ड होते हैं? नहीं नहीं, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, बस यही होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक कर दे तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, सिंपैथोलाइटिक्स भी कहते हैं, नहीं, वो इस ये तरह। ये ये टर्म टर्म मैंने ना पहले से नोटिस नहीं किया था, तो अभी नहीं, ये नोटिस हो गया। फिजियोलॉजिकल जो है ना, ये हमारी बस फिजियोलॉजी को आपने लेके इसमें बोल रहे ना, हैं। मैं जी। आपको ये रिसेप्टर टाइप्स मैंने कहा करवा दूंगी मैं आपको। आपने सिर्फ ना फिलहाल इतना याद रख लें कि जहाँ पे फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट का वर्ड आएगा ना, वहां पे आपने ढूंढना है कि ऑपोजिट, वो जो डिफरेंट रिसेप्टर्स का वर्ड ढूंढना है आपने, ठीक है। ऑपोजिट ऑपोजिट इफेक्ट्स बट एक्शन। डिफरेंट रिसेप्टर्स, हाँ। ठीक है। और ये जो टर्म तो एंटेगोनिस्ट वैसे होते हैं, हम्म। फार्माकोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट जो होते हैं आपके, दे दे हैव ऑपोजिट इफेक्ट्स बट ऑन द सेम रिसेप्टर्स, दे बाइंड विद द सेम रिसेप्टर्स, दे आर टर्म्ड एज फार्माकोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट, ठीक है। अब रिस्पॉन्स डिफरेंट है बॉडी के अंदर, जैसे एक अगर एक ड्रग जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया कर रही है, दूसरी हाइपोग्लाइसीमिया कर रही है, लेकिन वो